हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट हिंदी। मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिट के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे क्योंकि उनमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी का थर्ड चैप्टर, जो कि है गद्य व पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना या बोलना। उद्देश्य: उच्चारित ध्वनियों के मौखिक रूप को अक्षर तथा लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। भाषा के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि हिंदी की प्रकृति है कि उच्चारण के अनुसार ही उसका लेखन किया जाता है। हिंदी में प्राय उच्चारण संबंधित त्रुटियां होती हैं जो हमारे लेखन को प्रभावित करती हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा। गद्य व पद्य के अंश को हाव भाव, लय एवं गति के साथ शुद्ध उच्चारण की दक्षता का विकास करना। शुद्ध उच्चारण एवं गति का निरंतर विकास करते हुए बच्चे को पढ़ने बोलने का अभ्यास करना। शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली शैली, भावों, विचारों, अनुभूति की अभिव्यक्ति कराना। विचारों को भावनाकुल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण एवं अंग संचलन की कला का अभ्यास कराना। उच्चारण अभ्यास द्वारा आत्मविश्वास जगाना। तो ये चीज़ें पॉइंट थी, आप इनको देख लीजिएगा। किसी भी भाषा में उच्चारण की सबसे अधिक महत्वता होती है। किसी भाषा के शब्दों का सही उच्चारण भाषा के परिनिष्ठ रूप को प्रकट करता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की यह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। उक्त परिभाषा से भी स्पष्ट कि जब हम विचारों को ध्वन्यात्मक रूप से होठों पर लाते हैं तभी उसे भावों के आदान प्रदान का माध्यम बन जाता है, भाषा बनती है। यह चीज़ डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कही है। इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रही हूँ। ये मैंने सारे अपने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। उच्चारण दोष के कारण। हिंदी भाषा में उच्चारण कारण के दोष प्रमुख हैं, आप इसे देखिएगा। हिंदी ध्वनि एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। छात्रों को प्रारंभिक कक्षाओं में ही ध्वनि के उच्चारण तथा उच्चारण स्थानों के विषय में भ्रम हो जाता है, जिससे श, ज, श में, श्र, र में, ई में तथा ब, भ में कोई भेद नहीं समझते। उच्चारण दोषों से बचने के लिए हिंदी ध्वनि को सही रूप को उच्चारण का ज्ञान कराना आवश्यक है। नंबर 2 है उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव। छात्रों को उच्चारण तत्वों की ध्वनि व्यवस्था, लय, स्वराघात, गति, विराम आदि का समुचित ज्ञान नहीं होता। इसमें छात्र अशुद्ध उच्चारण करते हैं, जैसे 99 को प्राय 99, 43 को 43 तथा 43 को बोलने की गलतियां करते हैं। ये चीज़ें हम सब भी करते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। शारीरिक विकार। कुछ छात्र शारीरिक विकार से ग्रस्त होते हैं और कुछ छात्रों को ध्वनि यंत्रों, कंठ, तालु आदि में विकार होता है, जिससे वे शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ नहीं हो पाते। जैसे अति वृद्ध व्यक्ति, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति उच्चारण स्थान के स्थान पर। तो नेक्स्ट है परिवार के शुद्ध उच्चारण पर ध्यान न देना। उच्चारण दोष का अन्य कारण परिवार के लोगों द्वारा शुद्ध उच्चारण पर ध्यान न देना भी हो सकता है। जिस परिवार में बच्चा रहता है, यदि उसे सदस्य अशुद्ध उच्चारण करते हुए तो बच्चा उनकी अनुकरण करके ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना ही सीखेगा। तो इसमें देख लीजिएगा। बलागात से अपरिचित होना। हिंदी की वाक्य संरचना के समय बलागात का भी महत्व होता है, परंतु वाक्य के उच्चारण के समय किस शब्द पर बल देता है यह महत्वपूर्ण है। जैसे राम ने तुमको मारा, वाक्य में राम पर बल देना पर राम दंडनीय होने का ज्ञात होता है, तुमको पर बल देना पर ज्ञात होता है तुम तो स्वयं बहुत तेज हो, कैसे राम ने तुमको मार दिया। इसे तरह अर्थ भेद हो जाता है। गति का ज्ञान न होना। छात्रों को पढ़ते समय समुचित मात्र, समाधिक्य, न्यून आदि का ज्ञान नहीं कराया जाता है, अतः वे उच्चारण करते समय ध्वनियों का उच्चारण कभी मंद गति से करने लगते, जैसे मारो मत छोड़ो, मारो मत छोड़ो। उपयुक्त दोनों वाक्यों के अर्थ भाषा का उच्चारण शुद्ध रूप से किया जाता है। इसके लिए त्रुटियों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित कराना होता है।
उच्चारण संबंधी दोष एवं निराकरण। छात्रों द्वारा उच्चारण करते समय प्राय निम्नलिखित दोषों पाए जाते हैं, जिसके निराकरण के लिए प्रशिक्षु को विशेष सजग करना चाहिए। नंबर 1, ई को दीर्घ ई के रूप में उच्चारण करने का दोष बहुत अधिक पाया जाता है। इमली ई उच्चारण करते हुए ऊ को दीर्घ ऊ बोलने का दोष। ए को अय की भांति उच्चारित करते हैं। छ को छ के रूप में उच्चारित पाई जाती है। ट को ठ के उच्चारण में भी पाया जाता है। ड को ढ और ड को ढ के रूप में उच्चारित करने का दोष भी बच्चों में पाया जाता है। अण को ड का उच्चारण भ्रम भी पाया जाता है। वा को बा का उच्चारण भ्रम भी अधिक पाया जाता है। श को श के उच्चारण में, दया का उच्चारण विद्यार्थियों धया द प्लस ध, इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। ग का ज्ञानी का सही उच्चारण ज्ञ वर्ण जय के मेल से बना है। रह पर ऋषि का उच्चारण प्राय री के रूप में किया जाता है। देखिए गाइस, मेरी भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। कक्षा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास। उच्चारण शिक्षा का उपयुक्त अवसर प्राथमिक स्तर बच्चों के उच्चारण सुधार का कार्य प्रारंभिक स्तर से प्रारंभ हो जाता है। आगे चलकर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के समय उच्चारण अभ्यास हेतु निम्नलिखित अवसरों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गद्य एवं पद्य शिक्षण के विषय उच्चारण अभ्यास। दैनिक व्यवहार में गद्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने भावों एवं विचारों को प्राय गद्य भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। दूसरों के भावों एवं विचारों का बोध गद्य के द्वारा ही सरलता से होता है। देखिए गाइस, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इनमें कुछ नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ इस चीज़ के। इसको देख लीजिएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं आपको उद्देश्य बता देती हूँ। कविता शिक्षण के संबंध में प्रशिक्षुओं के लिए आप इसको पढ़कर इतना आप इसको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ लीजिएगा एक बार, इसलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ नोट्स। उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर शब्दों को स्पष्ट एवं मानक उच्चारण। नंबर 2 है भावनाकुल वाचन, गति एवं प्रवाह के साथ वाचन की योग्यताएं। छोटे बच्चों के लिखे गए गीतों को स्वयं पढ़ने तथा कंठस्थ करना। अन्य बच्चों के समक्ष सुनाने की योग्यता विकसित करना। कविता को नाटकीय के साथ सुनाने की दक्षता विकसित करना। आप सब लोग जानते हैं, अगर छोटे बच्चे को हम किसी चीज़ को पढ़ के सुनाते तो वो इतना नहीं समझ पाता, अगर वही चीज़ हम उसको एक्टिंग करके बताए तो वो समझ जाता है। अंगद रावण संवाद, परशुराम लक्ष्मण संवाद, सूरज और हवा आदि कविता के कलात्मक संवाद को भावात्मक अंदाज में सुनाने की दक्षता का विकास करना। पूर्व माध्यमिक स्तर प्रथम स्तर की योग्यताएं में क्रमशः विकास करना। कठिन शब्दों के उच्चारण का समुचित अभ्यास करना। उच्चारण व्यवसायक त्रुटियों को सुधार करना। इस स्तर पर कविता की परख, कविताओं के प्रति रुचि का विकास करना। उपयोगी व कविताओं के चयन की क्षमता का विकास करना। देखिएगा, इसमें कुछ विधियाँ दी गई हैं, इन विधियों को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। गीत विधि इसका सहारा प्राय छोटी कक्षाओं 1 से 3 में लिया गया है। 1 से 3 में लिया गया है। इस स्तर पर बाल गीतों का चयन किया जाता है, जिसमें लय की प्रधानता होती है। इसमें शिक्षक स्वयं स्वर ताल के साथ गीतों को पढ़ाता है। नेक्स्ट है अभिनय या नाटक प्रणाली। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभिनय और नाटक प्रणाली से आप समझ गए होंगे। इन पदों को पढ़ते समय बालक पद की लय, गीत एवं ताल के रूप में अनुसार अंग संचालन द्वारा भाव व्यक्त करना सीख जाता है। अर्थबोध प्रणाली, इसमें शिक्षक इसमें शिक्षक स्वयं कविता के कुछ अंशों को पढ़ते हुए उसका अर्थ बताता है। खंडानव्य प्रणाली, इसको प्रश्नोत्तर प्रणाली कहा जाता है। व्याख्या प्रणाली, व्याख्या करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। व्यास प्रणाली, ऊंची कक्षाओं के लिए प्रशिक्षुओं को यह ध्यान देना होगा कि बच्चा गद्य व पद्य के अंशों को शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने और बोलने में दक्ष हो गया है या नहीं। मूल्यांकन प्रशिक्षु बच्चों के कराए। प्रातः काल, विद्वान, द्वार, ब्राह्मण, निश्चित, आश्चर्य, प्रसिद्ध, बुद्धिमान, हिम्मत, समन्वय। गतिविधि
इसी प्रकार बच्चों को कुछ गद्य खंड देकर उसके विराम चिन्हों का प्रयोग कराकर पढ़कर बुलवाएं। यह सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है, तो आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।